evening, dear students. Welcome to yet another important, enriching session by Supergrads Top Rankers. My name is Rita Gurbani and I am your VARC expert. And today in this session, we'll be delving deep into one of the important topics which is being asked in many competitive exams. And that topic is subject-verb agreement. कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बाकी सब सब्जेक्ट्स तो बड़े सरल लगते हैं, दे टेक इट दैट इट्स वेरी वेरी सिंपल वेरी इजी, बट दे आर स्केयर्ड ऑफ इंग्लिश. यस, लिटरली उन्हें इंग्लिश से डर लगता है. और देर आर सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स related to bank exams, PO, then your SSC, UPSC, related to army, NDA, related to railways, and many other exams of management entrance of types also, wherein the basic language comes into play, the basic grammar comes into play, और हम उससे कई बार बहुत डर जाते हैं, इंटिमिडेट हो जाते हैं. So there is no need to be afraid, because there are so many topics which we have studied, which we have learned, but only thing is we need to polish them. हमें उन सब टॉपिक्स को एक बार अच्छे से फिर से स्टडी करना है, पढ़ना है, पॉलिश करना है, एंड देन वी विल फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. सो आई विल टेक यू थ्रू दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक, अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट. इसको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी कहा जाता है. सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, अग्रीमेंट. When we agree with somebody, that means we have a good relationship, है ना? When we don't agree, when we disagree with somebody, that means the relationship is broken. और जब हम किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं तो हम जनरली सेम प्लेन पर होते हैं. We are on the same plane of thoughts, of views, okay, generally. But when we differ with them sometimes, then what happens? The disharmony is caused. Okay, so इस तरीके से हम समझ सकते हैं. This is a very important basic topic which every exam caters to. हर एग्जाम में कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल योर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जैसे मैंने बताया, देन टेंसेस, देन एडवर्ब्स, देन स्पॉटिंग द errors in the sentences. Okay, then related to vocabulary, idioms and phrases. Then there will be some RCs, means reading comprehension. There will be some para summaries, para jumbles also, जिसमें sentences को अलट पलट के दिया जाता है. There will be fill in the blanks related to tenses, correct form of the verb, ये भी लगाना आना चाहिए, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो इफ यू थिंक कि हमें इन टॉपिक्स से या इन सब टॉपिक से थोड़ा सा डर लगता है, सो मैंने पहले ही कहा है, नॉट टू फियर. ठीक है, ध्यान देंगे. ओनली थिंग इज वी हैव टू बी अटेंटिव. हमें ध्यान से समझना है, देखना है, सीखना है, एंड देन वी विल रॉक. आई एम वेरी श्योर थोड़े प्रिपरेशन से आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. वर्ब, हम वर्ब की बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. अ वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट. वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट. सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें. जब हम किसी सेंटेंस की बात करते हैं, सो सेंटेंस comprises of a subject and a verb, and there can be a prepositional phrase also, है ना? लेकिन क्या सब्जेक्ट और वर्ब को मिलना, उनका अकॉर्डेंस होना, उनका डिस्कॉर्ड, उनका हार्मनी होना जरूरी है? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे कैसे? लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स, देन आई विल एक्सप्लेन यू द रूल. और आप बिल्कुल देखकर समझ जाएंगे कि ये आप जानते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. सिर्फ कहीं ना कहीं आप उसको भूल गए थे, या मे बी आपने उसके प्रति बहुत अटेंशन नहीं दिया था. सो पे अटेंशन एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल. Let us take a small example, a very simple example. He writes a letter. He is a singular subject. He is a singular subject.
और ये जो राइट्स है, मेन वर्ब क्या है? राइट. यू नो दिस, मेन वर्ब इज राइट. लेकिन चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमें इसके आगे एस लगाना पड़ता है. ओके, सो ही राइट्स अ लेटर. यहाँ पे अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है. ध्यान से देखिए, दिस इज द सब्जेक्ट विच इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. ही राइट्स अ लेटर. नाउ आई चेंज इट अ लिटिल. जस्ट आई चेंज इट अ लिटिल, आई मेक इट शी. सो व्हाट विल बी द चेंज हियर? क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पर वर्ब चेंज हो जाएगा? शी राइट्स अ लेटर, वो भी सेम ही रहेगा. बिकॉज ही चाहे शी हो, दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, वन. ठीक है. नाउ हियर आई मेक अ स्मॉलर वन मोर चेंज हियर. सपोज आई मेक इट डे. डे. डे के साथ क्या आएगा अब? क्या आएगा वर्ब में? दे राइट. यहाँ पे एस या ईएस नहीं लगेगा. दिस इज द बेसिक रूल. दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट और इसके वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा, बाकी सेम रहेगा. दे राइट अ लेटर. ओके, ये बात बड़े ध्यान देने की है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस लगता है मेन वर्ब में, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है. Now let us take some interesting examples. Let us take some more examples of this type. Radha sits on the sofa. Here Radha is the subject. Sits is the verb. Radha is the subject. Sits is the verb. Radha is also the singular subject, है ना? इसीलिए sit के साथ हमने s लगाया है. यहाँ पे es नहीं लगेगा because the spelling of sits does not take e. e नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा सिर्फ s. S-I-T-S. ठीक है? Radha sits on the sofa. Radha is the subject, sit is the verb, and sofa, on the sofa is the prepositional phrase जिसमें object है sofa और preposition है on. These all basic things we'll take in the coming sessions. Okay. Now here, suppose I change the subject. इस पे ध्यान दीजिए. Radha. This is singular subject. Now I am changing the subject. What I have done, now the subject is plural. Radha and Roma sit on the sofa. What has happened to the verb now? The subject is plural, so the verb will not take s or es. Is it clear? Now let us take some rules for this. There are a few rules. If we are clear, a verb must agree with the subject or the subject must agree with the verb. ठीक है, तो कॉनकॉर्ड हो रहा है, आपस में उनका अच्छी हार्मोनियस रिलेशन हो रहा है. इट हैज टू अग्री. अगर हम आगे चल के इन द सेम सेशन वील टॉक अबाउट द ऑक्सिलरी वर्ब्स, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स. प्लीज पे अटेंशन नाउ. देयर आर सर्टेन रूल्स which are to be discussed. They are very simple, very easy, very basic. Now, I said that the verb has to agree with the subject in number. The verb has to agree with the subject in person. है ना? तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन की बात कर ली है और अब हम बात करेंगे नंबर की.
Okay, now pay attention to this example. The cake that I ordered for my sister's birthday was delicious. The cake that I ordered, the cake that I ordered for my sister's birthday was delicious. Okay, इतना समझ में आ रहा है? ये जो केक है, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक सिंगुलर, या जिसको हम कहते हैं वन, सिंगुलर वन. द केक दैट आई ऑर्डर्ड फॉर माई सिस्टर्स बर्थडे वॉज डिलीशियस. ये देखिए, दिस इज द ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, वॉज. अब हम ये कह दें द केक्स, देखिए सी द डिफरेंस, द केक्स दैट आई ऑर्डर्ड फॉर माई सिस्टर्स बर्थडे वर डिलीशियस. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हो गया प्लूरल, सब्जेक्ट हो गया सेकेंड सेंटेंस में प्लूरल. सो जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा या जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा वर, WERE, वर. फर्स्ट सेंटेंस में क्या था? सब्जेक्ट वॉज सिंगुलर, और सेकेंड सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल. सो द केक वॉज, केक वॉज. और अगर केक के साथ हमने एस लगा दिया, मतलब ये प्लूरल कर दिया, तो ये हो गया यहां पर वर. ठीक है, नाउ look at the third sentence. How much milk is needed for the recipe? रेसिपी मतलब हम कोई डिश बना रहे हैं, तो उसकी विधि के लिए क्या क्या चीजें चाहिए. समझो मिल्क इज रिक्वायर्ड. ओके, समझो हम कोई मिल्क से डिश बना रहे हैं. सो हाउ मच मिल्क. ये क्यों हमने मिल्क कहा यहां पर? दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. मिल्क, शुगर, राइस, व्हीट, ऑयल, पेट्रोल, गोल्ड, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस. हाउ मेनी कप्स ऑफ मिल्क आर नीडेड फॉर द रेसिपी. हाउ मेनी कप्स ऑफ मिल्क, कप इज अ मेजरमेंट, सो दिस इज अ यूनिट, है ना, in which we have measured the milk. It can also be measured in liters. It can also be measured in glasses. Okay, how many glasses of milk? How many cups of milk? How many liters of milk? How many packets of milk? Right? So क्या हो गया यहाँ पर? Many आ गया. ठीक है, so look at the difference between much and many. यहाँ पे ये है countable noun. These are countable. This is countable noun, cups of milk. So आ गया are, और this is uncountable noun, okay, milk. So आ गया इसके साथ is. How much milk is needed? How many cups of milk are needed? So difference between much and many on the basis of countable and uncountable noun. What are the examples of countable nouns? जो चीजें हम गिन सकें. Countable nouns are many. Pen, box, girl, tree, window, okay, book, bottle, tiffin box. These are countable nouns, जिसको हम count कर सकें. और uncountable जिसको हम count नहीं कर सके. I already said, for example silver, for example milk, for example tea. मटीरियल नाउन भी जिसको हमने पढ़ा है बचपन में, आपने बचपन में पढ़ा होगा मटीरियल नाउन, उसको हम काउंट नहीं कर सकते. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस, ये नंबर की बात हो गई यहां पर. ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पर्सन की. रूल को हमें एस्टैब्लिश करना है. ओके, लेट अस फर्स्ट एस्टैब्लिश द रूल. व्हाट डिड आई से? द सब्जेक्ट हैज टू अग्री विद द वर्ब, द वर्ब हैज टू अग्री विद द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का नंबर और उसका पर्सन. नंबर की बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे पर्सन की. ये देखिए, रोहित वर्क्स, लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. रोहित वर्क्स इन अ मल्टीनेशनल कंपनी. Rohit works in a multinational company. What is the subject? The subject is singular. Rohit, एक, one. और उसके साथ क्या आया? Verb, works. This is the main verb. This is the main verb. Okay, work, works. अब यहाँ पे look at the second sentence. Two gentlemen were walking on the road. Two gentlemen. दो जेंटलमैन की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है. दे वर वॉकिंग ऑन द रोड. ये जेंटलमैन, पे अटेंशन टू दिस वर्ड, जेंटलमैन,
gentlemen, this is the plural, okay, plural है gentlemen, two gentlemen were walking. ये auxiliary verb है, were, यहाँ helping verb है, इसको हम क्या कहते हैं? helping verb, helping verb. और ये है आपका main verb. So you're eating, drinking, dancing, sitting, reading, studying, writing, working, going, coming. These are all your main verbs, जिसको हम हिंदी में क्रिया भी कहते हैं. You might have read verb, main verb. और helping verb मतलब is, are, am, was, were, will. इस तरीके से 24 helping verbs are there. Now यहाँ पे एक बहुत important rule की तरफ हम आते हैं. Pay attention. क्या है वो rule? Look at the sentence number 3. I need a glass of warm milk. I need a glass of warm milk. And also read the last sentence. You are responsible for this theft. अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको पर्सन के बारे में बताया, ही, शी और राधा वाला एग्जाम्पल लिया था. नाउ पे अटेंशन टू दिस. ये कौन सा सब्जेक्ट है? आई. आई, ओके. क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है? आई इज सिंगुलर, तो हमको इसके साथ लगाना चाहिए था नीड्स, अकॉर्डिंग टू द रूल, है ना. मैंने आपको बताया था वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना चाहिए, बट क्यों नहीं लगाया? बिकॉज दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. एक्सेप्शन, रूल होता है और उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं. What is the exception? I is an exception. I is considered to be plural. ठीक है. अच्छा, उसके बाद ये देखिए you. You अगर सिंगुलर है, you ये है आपका सेकेंड पर्सन. ठीक है, सेकेंड पर्सन है you. लेकिन अगर ये सिंगुलर है तभी भी हमने आर लगाया है, क्योंकि एक्सेप्शन यू के साथ भी माना जाता है. ये दोनों एक्सेप्शंस हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ब्स के. क्या एक्सेप्शन है? कि आई इज कंसीडर्ड एज प्लूरल और यू जो सामने वाला है, जो सेकेंड पर्सन है, ही इज ऑल्सो, ही या शी जो भी है, ऑल्सो कंसीडर्ड प्लूरल, है ना. अगर हम यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज करें तो आई के साथ क्या होगा? आई के साथ क्या होगा? इज होगा, आर होगा, क्या होगा? आई के साथ होगा एम. आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक. आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक. मैं म्यूजिक सुन रही हूं या मैं म्यूजिक सुन रहा हूं. आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक. और अगर यू होगा, ये ध्यान दीजिए, यू सेकेंड पर्सन के साथ आएगा. यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक. आई होप दिस इज क्लियर. ऑक्सिलरी वर्ब में भी वही रूल लगेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब में भी वही रूल लगेगा जो मेन वर्ब में लग रहा है. ठीक है. यू के साथ अगर हम कोई मेन वर्ब का सेंटेंस बनाए, आई विल मेक इट क्लियरर फॉर यू. यू के साथ हम एक मेन वर्ब का सेंटेंस बनाते हैं. Of course, this is an instruction being given. This is an imperative sentence. Instruction दिया जा रहा है. You go and meet the teacher. ठीक है. हमने you के साथ goes नहीं लगाया. ठीक है. और हमने यहाँ पे meets भी नहीं लगाया as per the rule. I hope it is clear now. यहाँ देखिए, you are listening to music. You are listening to music. You are going to the market. You are visiting your friend today. You are writing a book. Yes. You are sitting in the lab. You are reading a novel. इस तरीके से ये बनेंगे verbs. Now we will come to this further in our different next forthcoming sessions, where we will be taking all these tenses in detail. Now let's come to some rules. When we are talking about subject, verb and their agreement, there are certain rules which are to be followed, which are very simple. We have to pay just a little attention. This is called the first rule, which is called the and rule. अब देखिए, apple and oranges are my favorite fruits. Apple and oranges are my favorite fruits.
Apple and oranges are my favorite fruits. There are two subjects, okay, and this becomes plural. ठीक है ना, दो चीजों की बात हो रही है. ये एक्चुअली होना चाहिए apples. Apples and oranges are my favorite fruits. Soumya and her cousins have arrived. Soumya and her cousins have arrived. दो की बात हो रही. This is plural. अगर ये इस तरीके से भी होता, देखिए, सौम्या एंड हर कजिन, अगर ये सिंगुलर भी होता कजिन, पे अटेंशन, ध्यान दीजिए, तभी भी हैव ही वर्ब लगता. हैव अराइव्ड. देखिए, सौम्या एंड हर कजिन हैव अराइव्ड. एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर माय फेवरेट फ्रूट्स. ये दो सब्जेक्ट हैं, दे आर एक्चुअली प्लूरल. सो इसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा वो कौन सा लगेगा? प्लूरल. आर या हैव. वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस. Now, here, this is another rule which is very important. One noun is there. Actually, there are two nouns. अभी भी हमने दो nouns ही पढ़े थे. But pay attention, there's a difference between the two. Two nouns हैं, लेकिन जो idea है वो one है. One concept, एक ही बात बोली जा रही है. Nouns दो हैं, लेकिन वो जोड़ करके बात हो रही है. ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे. How? Look at this. Rice and curry is our staple food. आप बोलेंगे कि राइस है फिर करी है, तो इज कैसे आया? इसीलिए आया. आप सोच के देखिए, क्या ऐसा होगा कि आज हम राइस खा लेंगे और कल करी खा लेंगे? ऐसा नहीं होगा ना. खाना तो एक ही साथ है. सो द डिश इज वन. राइस एंड करी इज आवर स्टेपल फूड. टेक वन मोर एग्जाम्पल. इडली एंड सांभर इज हर फेवरेट डिश. इडली एंड सांभर जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक इट बिकम्स ओनली वन डिश. ओके, तो इनको अलग अलग हम इनको नहीं मानते हैं. इडली एंड सांभर इज हर फेवरेट डिश. ठीक है, अब ये देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इज डेटीरियरेटिंग इन द सिटी. डेटीरियरेट होना मतलब दुर्दशा होना, उसकी कंडीशन खराब होना. सो लॉ एंड ऑर्डर एक्चुअली इट इज जस्ट वन कॉन्सेप्ट ओनली. दो वर्ड्स अलग अलग हैं, दैट्स ट्रू, बट the idea which is being generated is single. एक ही idea generate हो रही है. Law and order is deteriorating in the city. Okay, यहाँ देखिए, rice and curry is our staple food. The next example is idli and sambar is her favorite dish. Now, this is another rule. Proper nouns. There are certain proper nouns, है ना, जो कि names होते हैं. आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, नाउन्स में प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं. अभी मैंने मटेरियल नाउन की बात की थी. तो जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जो नेम्स होते हैं, उसके साथ क्या होना चाहिए? टेक दिस एग्जांपल, 3 इडियट्स. अब ये 3 इडियट्स तो है, बट इट इज द नेम ऑफ अ सिंगल मूवी, है ना. मूवी तो एक ही है, उसका नाम है 3 इडियट्स. सो व्हाट विल हैपन? The auxiliary verb, the helping verb will be is. 3 Idiots is my favorite movie. आप में से किसकी किसकी कौन सी फेवरेट मूवी है? डू कमेंट एंड लेट मी नो. ठीक है, उसके बाद ये देखिए, Satanic Verses. Satanic Verses is the name of a famous book, a very famous book written by Mr. Salman Rushdie. So Satanic Verses is written by Salman Rushdie. क्यों कहा हमने? Because it is the name of a single book. एक ही बुक है ये. द नाम देखिए, द नेम शुड नॉट मिसलीड अस. नाम से हमें धोखा नहीं खाना है. इट इज एक्चुअली द नेम, ओके, विच इज अ प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन. तो इसमें भी ऐसे इसको कैसे ट्रीट करना है? इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. टेक द नेक्स्ट रूल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव नाउन्स. यहाँ आके हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है. क्या ध्यान देना है? लुक एट द सेंटेंस विच इज रिटन. Parliament has elected its speaker. Parliament has elected its speaker. Okay, good, very good. Parliament has elected. Parliament ने अपना speaker चुन लिया है. Very good. Next sentence देखिए. The jury were divided in their opinion.
अब ये जूरी, अब ये पार्लियामेंट क्या है इसका मतलब? ये एक कलेक्टिव नाउन है, ये देखिए, इसमें लोग हैं, वेरी करेक्ट, देयर आर मेंबर्स इन द पार्लियामेंट। ठीक है, इन लोगों ने अपने स्पीकर को चुन लिया है। व्हाट डज इट मीन? दे हैव मेड अ कॉमन डिसीजन, दे हैव मेड अ यूनानिमस डिसीजन, है ना? ऑल द मेंबर्स हैव selected or elected one person, so they are joined, they are all together in their view. So आएगा यहाँ पर Parliament has elected its speaker. And look at the other sentence, the jury, jury में भी members होते हैं, आपको पता है jury में भी there might be 4 or 5 members, were divided in their opinion. मतलब they were not at one common platform, they were not on the same page, उनके views different थे। हो सकता है 2 members yes कह रहे हो और बाकी 2 members no कह रहे हो। So what is happening here? Here we are talking about the members of the jury in view of different subjects। जितने लोग हैं, all the different individuals, सबके अपने अपने views हैं, common decision नहीं आया जो कि यहाँ आया था। ठीक है, so parliament also consists of members। ओके, जूरी ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स। अगर जूरी का एक ही डिसीजन होता तो हम क्या बोलते? द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। लेकिन यहाँ पे चूंकि डिफरेंट है तो हम क्या बोल रहे हैं? द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब सबके व्यूज अलग थे। सो लुक एट दिस डिफरेंस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, नाउ कम्स ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी, ये आपने सुना होगा। ठीक है, ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, ओके, एवरी स्टूडेंट, ये आपने सुना होगा। इसको ध्यान दीजिए, ईच डे इज अ न्यू डे, है ना? ईच इज डिनोटिंग सिंगुलर, वन, एक। सो ईच डे इज अ न्यू डे। एवरी गेस्ट वॉज गिवन अ गोल्ड वॉच। एवरी गेस्ट, जो जो गेस्ट आए थे, हर किसी को, मे बी देर आर 500 पीपल, मे बी देर वर 200 पीपल, वी डू नॉट नो। ओके, सो एवरी गेस्ट, हर गेस्ट को, एवरी गेस्ट वॉज गिवन अ गोल्ड वॉच। ये देखिए, तो यहाँ पे आएगा सिंगुलर, दिस वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। और each day is a new day, this is also I think very simple। if you feel that there is some difficulty, you must comment so that I come to your rescue, I try to provide you the solution। okay, wherever you feel that नहीं, कोई बात नहीं समझ में आई, कुछ doubt है, so feel free to put your comments below, we will try and address your comments। now next rule, either or, neither nor, ये होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। आइदर और, या ये या वो, है ना? नाइदर नॉर, न ये न वो। नाउ लुक एट द सेंटेंस, आइदर रितेश और राज इज द कल्प्रिट। आइदर रितेश और राज इज द कल्प्रिट। कल्प्रिट मतलब मुजरिम, जिसने कोई गुनाह किया हो। सो या तो रितेश ने गुनाह किया है या राज ने गुनाह किया है। ठीक है, एक, हम किसी एक की बात कर रहे हैं। आइदर रितेश और राज के साथ हमने क्या लगाया? इज। सिमिलरली ये देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, नाइदर द ग्रूम, नाइदर द ग्रूम, ग्रूम मतलब दूल्हा, नाइदर द ग्रूम नॉर हिज पेरेंट्स आर टू बी सीन। ना दूल्हा दिख रहा है, ना उसके पेरेंट्स दिख रहे हैं। यहाँ थोड़ा और ध्यान दीजिए, आई वुड लाइक यू टू पे अटेंशन ऑन दिस। अगर ये ऐसे होता, हम पेरेंट्स की जगह पे समझो एक का नाम ले लेते, समझो मदर का नाम हम ले लेते। ठीक है, मदर, माँ, माता। तो यहाँ पे तभी भी क्या होता? तभी भी तो क्या होता? नाइदर द ग्रूम नॉर हिज मदर इज टू बी सीन, क्योंकि वो सिंगुलर होता, है ना? मदर क्या होता? सिंगुलर होता, ग्रूम दूल्हा भी सिंगुलर होता। लेकिन हमने यहाँ पे पेरेंट्स लिया है और इसको कहते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब जो सब्जेक्ट उसके सबसे सामने होगा, क्लोज होगा, प्रॉक्सिमिटी यानी नियरनेस, है ना? जितनी दूरी कम होगी। ठीक है, तो पेरेंट्स के साथ हमने यहाँ पे क्यों लगाया आर? बिकॉज पेरेंट्स इज प्लूरल, जबकि ये वाला जो सब्जेक्ट था ये सिंगुलर था। ये छोटा सा डिटेल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब भी यूज करना है, जैसे विद, एज वेल एज, along with, with as well as along with। see look at the sentence, Jacob as well as John deserves
प्रेज, जेकब कॉमा लगाई है, एज वेल एज जॉन डिजर्व्स प्रेज। जेकब को भी प्रेज मिलनी चाहिए, प्रेज मतलब तारीफ, प्रशंसा, और जॉन को भी तारीफ मिलनी चाहिए। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, द किंग विथ ऑल हिज सोल्जर्स वॉज किल्ड। द किंग, देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, विथ ऑल हिज सोल्जर्स वॉज किल्ड। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? किंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। विथ ऑल हिज सोल्जर्स इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। द मैनेजर along with his client was present, along with his client, तो मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है? द मैनेजर। सो मैनेजर सिंगुलर है, तो यहां पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा was। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग रूल। नाउ टेक वन मोर। वन ऑफ द, वन ऑफ द, वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स हैज कम टू माई हाउस। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग गलती करते हुए पाए जाते हैं। वन ऑफ का मतलब है एक, किसमें से एक? मेरे क्लोज फ्रेंड्स में से एक, है ना, सारे क्लोज फ्रेंड्स नहीं। सो व्हाट इज द सब्जेक्ट? वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स हैज कम टू माई हाउस। और ये क्या होगा? वन ऑफ द कार्स दैट आर अवेलेबल इज माई ड्रीम कार। वन ऑफ द cars that are available is my ड्रीम कार। जितनी सब कार शोरूम में अवेलेबल हैं उसमें से एक मेरी पसंदीदा कार है, उसमें से एक। ओके, वन ऑफ माई टीचर्स वॉज इन्वाइटेड एज अ गेस्ट। मेरे सारे टीचर्स में से एक। वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स हैज कम टू माई हाउस। सो इसमें आप कभी भी गलती ना करें। अब वेरी इंपॉर्टेंट, पेयर ऑफ। पेयर, ऐसी कई चीजें हैं, हमारे कपड़े होते हैं जो दो में होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल स्पेक्टिकल्स, स्पेक्स, चश्मा दो में ही होगा, दो पार्ट होंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे ट्राउजर्स, पैंट, जीन्स, ये सब दो में होंगे, सिजर्स, कैंची। लेकिन ये बोलते कैसे हैं इसको? अगर हम पेयर बोल रहे हैं, पेयर बोल रहे हैं तो वो सिंगुलर में हो जाएगा। अ पेयर ऑफ ब्रांडेड जीन्स, अ पेयर ऑफ ब्रांडेड जीन्स कॉस्ट अ लॉट। देखिए एस लगाया हमने यहाँ पर, जो हमने पहले रूल एस्टेब्लिश किया था। ये देखिए, प्लीज गिव मी अ पेयर ऑफ सिजर्स। सिजर्स, कैंची, आपने देखा होगा उसके दो भाग होते हैं ना, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं, अगर हम पेयर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो हाउ वी विल राइट द सेंटेंस? देखिए, look at this sentence, where are my spectacles? Where are my spectacles मतलब मेरा चश्मा कहाँ है, या मेरे चश्मे कहाँ है। चश्मा एक ही है लेकिन उसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन है तो वो एक यूनिट। तो जब हम पेयर में बात करते हैं तो उसको सिंगुलर के हिसाब से हमारा वर्ब यूज करते हैं, लेकिन जब हम पेयर की बात नहीं करते हैं तो उसको हम प्लूरल में यूज करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, दिस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं, जैसे पैसों की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, तो ये सारे जो होते हैं, पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये सारे जो होते हैं ये थोड़े से हमको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। लेकिन हम अगर ये ध्यान दें कि इट इज टॉकिंग अबाउट वन यूनिट, वन सिंगल यूनिट, तो हमारी मुश्किल आसान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस सेंटेंस, 150 किलोमीटर्स इज अ लार्ज डिस्टेंस। हम किसकी बात कर रहे हैं? 150 किलोमीटर्स, एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं ना। हम हर 150 किलोमीटर्स में से जितने 150 किलोमीटर्स हैं, वी आर नॉट एड्रेसिंग देम एज एन इंडिविजुअल या एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा जो वर्ब वो आएगा इज। Now look at this. 5,000 rupees is too much for this sari. 5,000 rupees, ये पूरा sum of money है, it's an amount, ठीक है। हम यहाँ एक एक रुपये को अलग से नहीं देख रहे हैं। 5,000 rupees is too much for this sari. 18 years is a pretty long time. 18 years एक काफी बड़ा टाइम पीरियड है। So here we are not talking about 1 year, second year, 2, 3, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। We're talking about it jointly, है ना, collectively, ठीक है। Pay attention to this. Now,
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब तक की जो हमारा डिस्कशन हुआ, यू माइट हैव अंडरस्टूड कि अग्रीमेंट जो है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ होता है ना. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द करेक्ट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है, अगर वही हमें नहीं पता, सो वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स. सो लेट अस एग्जामिन द सेंटेंस वेरी केयरफुली. जब भी हमारे सामने ऐसा सेंटेंस आए, हम उसको ध्यान से देखें. कैसे देखिए, लुक एट दिस सेंटेंस. The strain of all the difficulties and anxieties was more than he could bear. The strain of all the difficulties and anxieties. Difficulties, परेशानियां, anxieties, दिक्कतें, nervousness, tensions. was क्यों लगाया है हमने, ये तो प्लूरल है ना. लेकिन देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे है strain. strain मतलब किसी चीज में हम तकलीफ में आ जाते हैं, नर्वसनेस है ना. प्रेशर जिसको कहते हैं, आपने सुना होगा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. कई बार हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, प्रेशर ले लेते हैं, है ना. सो दैट इज सिंगुलर. ये देखिए, द स्ट्रेन ऑफ all the difficulties and anxieties was more than he could bear. तो यहाँ पे इसीलिए more was लगाया है because the actual subject is the strain, not difficulties or anxieties. Okay, look at the next sentence. A variety of pleasing scenes and landscapes charms the eye. A variety, pleasing scenes and landscapes. Don't be carried away by this. Don't be carried away by this. S आप बोलेंगे ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है डियर स्टूडेंट. सब्जेक्ट इज अ वेराइटी. अ वेराइटी साफ साफ वहां लिखा हुआ है. अ मीन्स सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ अ. ठीक है, अ वेराइटी. इसीलिए आ गया चार्म्स. इसीलिए आ गया चार्म्स. चार्म्स मतलब हमें खुश करता है, हमें प्रसन्नता देता है. इट गिव्स अस हैप्पीनेस. प्लीजिंग सीन्स एंड लैंडस्केप्स चार्म्स द आई. एक और एग्जांपल ले लीजिए. Look at the sentence. A series of courses was arranged for the university students. A series of courses. So the subject is not courses, the subject is series. A series of, एक श्रृंखला, one, है ना. A chain of courses was arranged for the university students. So you can understand it is very important to identify the मेन सब्जेक्ट. अगर हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और ये जो कुछ रूल्स मैंने आपको बताया, अगर हम ये समझ जाते हैं, ये कर पाते हैं, सो ये हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है. हमें इसमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर हम सब्जेक्ट को ही नहीं पहचान पाए, तो चांसेस आर दैट वी मेक सम मिस्टेक्स, है ना. अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं ऐसे लूंगी जो थोड़े से आपको हायर लेवल के लग सकते हैं, बट इफ यू पे सम अटेंशन, आई एम श्योर इट विल बी वेरी क्लियर टू यू. टेक दिस एग्जाम्पल. द पॉलिटिशियन हैज कम. द पॉलिटिशियन एंड ओरेटर हैज कम. ओरेटर मतलब द वन हु गिव्स स्पीच, द वन हु इज गुड एट गिविंग स्पीच, एड्रेसिंग पीपल. ओरेटरी, ओरेशन.
Look at the three sentences and try to analyze what is the difference between them, among them. There are must three sentences है ना, दो के लिए हम between बोलते हैं और तीन के लिए among बोलते हैं. The politician has come. Politician आया है, नेता आया है. ठीक है, ये क्लियर है. द पॉलिटिशियन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. अभी जो हमारी बात हुई थी स्टार्टिंग में, हमने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें इज वॉज या हैज लगाना होता है. ठीक है, ये देखिए सेकेंड सेंटेंस, द पॉलिटिशियन एंड ओरेटर हैज कम. इसका क्या मतलब हुआ, ये जो पॉलिटिशियन है और ये जो ओरेटर है, दे आर वन एंड द सेम. इसका मतलब है कि दोनों एक ही पर्सन है. ठीक है, तभी तो हमने हैज लगाया है ना वहां पर. समझ में आ रही है ये बात? पे अटेंशन टू दिस. हैज. ठीक है, द पॉलिटिशियन एंड ओरेटर मतलब ये एक ही पर्सन है. लुक एट द थर्ड सेंटेंस, द पॉलिटिशियन एंड द ओरेटर. द पॉलिटिशियन एंड द ओरेटर. यहाँ पे पॉलिटिशियन अलग है और ओरेटर अलग है. वो जो सबसे पहले रूल बताया था, एंड वाला रूल. यू कैन पॉज द वीडियो एंड गो बैक एंड चेक द फर्स्ट एग्जांपल, द फर्स्ट रूल जो एंड वाला रूल बताया था, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाला. देखिए, द पॉलिटिशियन एंड द ओरेटर के साथ हमने क्या लगाया है, वर्ब हैव. क्यों लगाया है ये हमने? क्योंकि ये दोनों अलग हैं. पॉलिटिशियन अलग पर्सन है और ओरेटर अलग पर्सन है. नेता अलग है और स्पीच देने वाला कोई अलग प्राणी है. So we have written it in this manner, the politician and the orator have come. This is very important. All these minute differences are to be, you know, ऑब्जर्व बाय एवरी स्टूडेंट. हमें ध्यान देना चाहिए, तभी हमारी जो डिफिकल्टीज हैं, जो हमारी जो एंजाइटीज है, जो टेंशन है, वो दूर होंगी. द प्रॉब्लम इज एक्चुअली वी डू नॉट पे मच अटेंशन टू थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस. जैसे ही हम ध्यान देना शुरू कर देते हैं, चीजें हमारे सामने बिल्कुल क्लियर होती चली जाती हैं. सो ये मैं चाहती थी आप इस बात की तरफ बड़ा ध्यान दें, और आगे आने वाले बहुत सारे सेशंस में हम इसी तरह के ग्रामर की चीजों के बारे में बात करेंगे. डिफरेंट आइटम्स ऑफ ग्रामर विच आर very simple, very easy. Once we understand, it becomes very easy. And of course, a lot of practice. A lot of practice is required. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान. है ना? It is our effort, and that too dedicated effort, and that too रेगुलर एफर्ट. है ना? जितना हम रेगुलरली और डेडिकेटेडली अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे, हम अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे. ओके, दैट इज फॉर श्योर. ठीक है, नो एफर्ट विल गो वेस्ट इफ इट इज मेड इन द राइट डायरेक्शन. सो हमें अपने आप को हमेशा टेस्ट भी देने हैं, हमें कुछ होमवर्क भी करना चाहिए. वी शुड ऑल्सो डू सम असाइनमेंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिविजन. ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड सम सच सेंटेंसेस. This is practice time, as I already said. Practice makes a man perfect. आपने सुना होगा. Practice makes a man perfect. ठीक है. So these are certain sentences. For your benefit, I will read these out to you loudly so that you get some idea. But you have to do this homework, and you can ask me, as I already said. You can share the doubts with me. I'll be more than happy to clear your doubts. So look at these sentences. There was or were many bees buzzing in the garden. What we have to do is we have to find out which will be the correct verb. दोनों में से जो correct verb है, this is an option. There are two options given and you have to select the one option which is correct. I'll just give you the hint for this first sentence. There many bees. ये many bees जो है वो क्या है? Plural है. ठीक है, तो was आएगा या were आएगा, that you have to find out yourself. There were many bees buzzing in the garden. Next sentence, 60 minutes are equal to 1 hour. 60 minutes are equal to 1 hour. Neither of the two projects were sanctioned. A lot of money are needed for the child's treatment. The quality of the mangoes were not good. Silver as well as cotton have fallen in price. The Arabian Nights are still a great favorite. A pair of socks are missing. Mathematics are quite interesting, isn't it? One or the other of those fellows have
stolen my necklace. Sushmita, as well as her friends, have enrolled for the French class. So you carry out this exercise and go through the video once again and try to make your notes. Whenever you will make your own notes, you will be able to understand better. Okay, and try to find out some more study material, try to work out some more exercises, and this way you will be able to delve deeper into English grammar, English vocabulary, and then you will never face any problem. And pay attention to the rules. We'll be coming back to you again. We have made an interesting series of all the various items of grammar which are asked, and then we will bring all these lectures in front of you so that our students are benefited immensely and they do not face any challenge at all while writing, while facing competitive exams. And the tip of the day is newspaper reading. Newspaper reading is very, very important. That gives you a chance to be abreast with the happenings of the world around you. At the state level, what is happening, okay, at the national level, what is happening at the international level, and make some notes out of those. If you make your own notes, very soon you will have a good grip on the vocabulary as well. And once you are fair enough, once you are well versed fairly with the vocabulary, you will find that you are able to tackle any kind of challenge. And as far as grammar is concerned, not to worry at all, because we'll be taking up many such more interesting sessions in which the basic doubt of the student fraternity will be addressed, because we know where the students face a lot of doubt, where the traps occur for them. Be it any kind of exam, as I said, you will never have to fear. Only thing is your dedication and your effort in the right direction is going to make you achieve your coveted goal. So thank you all. More power to you. God bless you.